बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना वकील और आज हम एफएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 27th लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज़ अबाउट वाटर पोल्यूशन। लास्ट टाइम हमने एयर पोल्यूशन की बात की थी। हमने देखा था कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में एनवायरनमेंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, दैट इज़ द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। इसमें हमने एटमॉस्फेयर में एयर पोल्यूशन की बात की है। नाउ मूव्स टू द हाइड्रोस्फेयर जो कि वाटर रिलेटेड बॉडी से है, जिसमें कि हम वाटर पोल्यूशन के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ एंड व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सो वाटर पोल्यूशन, वाटर हमें पता है कि अर्थ पे लाइफ के लिए वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं उनके अंदर भी पानी होता है। सो इंसान को ज़िंदा रहने के लिए दिन में कई लीटर्स वाटर जो है वो डेली पीने की ज़रूरत है। हमने देखा है कि गर्मियों में अगर हम पानी ना पिए, जब हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा होता है तो उसके नतीजे में डिहाइड्रेशन हो जाती है। सो वी हैव टू ड्रिंक, जैसा आजकल का मौसम है, वी हैव टू ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर डेली सो दैट वी गेट हाइड्रेटेड। इसी तरह से जो मैरीन लाइफ है, अगर जितना भी समंदर है, आपको पता है कि अर्थ का 2/3 जो है वो ओशन हुए, तो अगर समंदर के अंदर जितनी भी मखलूक है वो पानी की वजह से है, तो वाटर अगर ना हो तो वो मैरीन लाइफ जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इसके अलावा अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर ये मेन सोर्सेज हैं और ये बहुत ज़्यादा कंटेमिनेट होने के चांसेस हैं ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, जिसमें डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। जैसे आपके पास आ जाती हैं लाइफ स्टॉक वेस्ट है, लैंडफिल्स है, एग्रीकल्चरल पेस्टिसाइड्स हैं, ऑयल लीकेज है, स्पिल्स हैं या डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट हैं, ओपन लैंड में, वाटर बॉडीज़ में, डिटर्जेंट्स हैं, माइनिंग, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस प्रोडक्शन, दीज ऑल आर द सोर्सेज कि जिसके नतीजे में वाटर पोल्यूशन कॉज होती है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे आपके पास जो है ये वाटर पोल्यूशन शो हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो हैं वो सोर्सेज हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन के घर है, घर में यूज़ हो रहा है, वहाँ से पोल्यूशन आ रही है। इसके अलावा जो है वो ऑयल टैंकर अगर लीक कर रहता है उससे आ रही है। जितना भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ ये लीक कर रही हैं। लाइफ स्टॉक, दीज ऑल आर द सोर्सेज जिसके नतीजे में वाटर पोल्यूशन कॉज हो रही होती है। सबसे पहले हम देखेंगे लाइफ स्टॉक वेस्ट। लाइफ स्टॉक वेस्ट में क्या होता है कि अगर आपने कोई जानवर रखा हुआ है, उसका वेस्ट मटेरियल है, या फिर कोई जानवर मर जाता है, मतलब जो भी ज़िंदा चीज़ें, उसका वेस्ट की अगर हम बात करते हैं, या अगर इवन आप अगर अपना देखें तो इसमें जो है वो जो सैनिटेशन में होता है, ठीक है, तो उसका सारे का सारा मवाद जो है वो डंप होता है ओपन लैंड में, या फिर उसको डिफरेंट रिवर्स में, सीवेज में, कैनाल्स में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो सरफेस और ग्राउंड वाटर है वो पोल्यूट होने का ख़तरा है, जिसकी वजह से पूरी पॉपुलेशन को प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। अब देखें, अगर कोई गटर लाइन है और पानी पीने का पानी है, वो अगर वो मिक्सअप हो जाए तो उससे क्या होगा कि उसकी वजह से वो जो पोल्यूटेड वाटर है, वो गंदा पानी है, वो हमारे साफ़ पानी में कंटेमिनेट हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट क्या इससे मतलब प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कि चूँकि ये लाइफ स्टॉक वेस्ट है तो इसमें डिफरेंट बैक्टीरियल कंटेंट होता है जो कि कंटेमिनेट कर सकता है एंड इट कॉज डिफरेंट इन्फेक्शियस डिसीज़, जैसे कि डायजेंट्री है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस वगैरह है, ठीक है। तो इसमें बुखार भी हो सकता है, पेट ख़राब, उल्टी, मोशन वगैरह, ये तमाम के तमाम जो हैं वो ज़्यादा मेन कॉजेज़ हैं पोल्यूटेड वाटर के, अगर वो कंटेमिनेट हो जाए फ्रेश वाटर। दूसरा रहता है ऑयल स्पिलिज। ऑयल स्पिलिज क्या है? हमें पता है पेट्रोलियम या क्रूड ऑयल जो है, जैसे मैंने 7th चैप्टर जब आपको स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कि पेट्रोलियम जो ज़मीन से निकलता है तो वो क्रूड ऑयल की फॉर्म में होता है, विच हैज़ द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन तमाम मिक्सचर्स को हम सेपरेट करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसको हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को यूज़ करते हैं डिफरेंट जगहों पे डिपेंडिंग अपॉन देयर फ़िज़िकल स्टेट। जैसे ये फ्यूल के तौर पे भी यूज़ होते हैं, लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज़ होते हैं, पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, डिफरेंट ये सारी एप्लीकेशंस हैं। अब इसके एप्लीकेशन तो बहुत ज़्यादा है,
लेकिन ये है कि ये पूरी दुनिया में अवेलेबल नहीं होता। मतलब आपको पता है कि तेल के ज़खायर ज़्यादातर अरब ममालिक में हैं, अमेरिका वगैरह में, कनाडा वगैरह में हैं, तो पूरी दुनिया को इसकी ज़रूरत होती है। तो क्या होता है कि वहाँ से थ्रू डिफरेंट शिप, कार्गो शिप्स जो होती हैं, ये ऑयल पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसमें कंटेनर्स होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि अगर पूरे, आपने अक्सर सुना भी होगा कि बहरी जहाज़ था, कंटेनर से भरा हुआ, उसमें ऑयल था, वो लीक कर गया, जिसकी वजह से समंदर का पानी जो है वो ख़राब हो गया, और जो आबी हयात हैं, उसमें फ़िश थी, वेल्स वगैरह थी, वो सतह पे आ गई, वो मर गई। तो उसमें क्या होता है कि सी वाटर पोल्यूटेड हो जाता है बाय द एक्सीडेंटल ऑयल स्पिलेज, या लीकेज हो जाए कार्गो ऑयल टैंकर से इन द सी। इसके अलावा ज़मीन में अगर पाइपलाइन, जिस तरह से डिफरेंट पाइपलाइंस होती हैं जो कि सप्लाई कर रही होती हैं पेट्रोल पम्प्स को, तो उनमें कहीं लीकेज हो जाए स्टोरेज टैंक्स वगैरह में, तो उसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है या सी वाटर है, इट गेट कंटेमिनेट। मैनी ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट ये पॉइजनस होती है और सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम कॉज करती है एनिमल और एक्वेटिक लाइफ को। इसमें ज़्यादातर आ जाती हैं पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स विच आर कार्सिनोजेनिक इवन एट वेरी लो कंसंट्रेशन। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक ऑब्वियसली दे आर द पार्ट ऑफ दीज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तो हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते, और जिसकी वजह से जो मेरीन ऑर्गेनिज़म्स हैं वो हाईली इसमें इफ़ेक्टेड होते हैं। और अगर कोई ऐसे सॉल्युबल फ्रैक्शंस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाएं, वो इसको ज़्यादा इफ़ेक्ट कॉज करती हैं, ठीक है। एंड द स्पिल ऑयल डैमेजेस द मेरीन लाइफ, जिसकी वजह से इवन उनकी डेथ भी हो जाती है। अब इवन एक और जो प्रॉब्लम इसमें आता है, देखें अगर पानी है, पानी के अंदर क्या आती है, एयर एंटर होती है, इसके अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है, जिसके थ्रू तमाम के तमाम मेरीन ऑर्गेनिज़म सांस लेती हैं। अभी हम डिज़ोल्व ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। अब अगर किसी तरीके से इसके ऊपर ऑयल की लेयर आ जाए, और वो तरीका क्या है कि ऑयल स्पिलेज हो जाए, तो उससे क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ये अंदर नहीं आ सकेगी, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन गेट डिक्रीज़, जिसकी वजह से प्लांट में फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, रिस्पायरेशन रुक जाएगा, और एनिमल्स वगैरह की भी डेथ हो सकती है। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आ जाते हैं डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स जो हैं आपको पता है सफाई के लिए बर्तनों की, कपड़ों की यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में बेतहाशा इसके यूजेस हैं, द क्लीनिंग एजेंट। अब डिटर्जेंट क्या करते हैं? डिटर्जेंट जो हैं वो ज़ाहिर सी बात है, हमने कपड़े धोए, हमने बर्तन धोए, हमारा एक सैनिटेशन का सिस्टम है, वहाँ से पानी गया, लेकिन पानी गया कहाँ? वो पानी या तो जाएगा रिवर में, या वो जाएगा सी में, जिसकी वजह से डायरेक्टली एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब होगी। किस तरह से डिस्टर्ब होती है कि ये जो डिटर्जेंट्स हैं, जब ये जाते हैं पानी के अंदर, तो जो टॉक्सिक आयंस हैं हैवी मेटल्स के, लेड के, कैडमियम के, मरकरी के, जो पानी के अंदर डिज़ोल्व फॉर्म में नहीं हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जब ये डिटर्जेंट जाते हैं तो वो उनको सॉल्युबलाइज्ड करवा देती हैं। अब अगर कोई चीज़ सॉल्युबल नहीं है, अनसॉल्युबल है, तो वो अवेलेबल नहीं होगी फॉर एक्वेटिक लाइफ, लेकिन जब वो डिज़ोल्व हो जाएगी देन इट इज़ अवेलेबल टू एक्वेटिक लाइफ। और ये हाईली टॉक्सिक मेटल्स हैं जो कि जाके टॉक्सिसिटी बढ़ाती हैं, और वही अगर एनिमल्स और प्लांट्स को इंसान कंज्यूम करेंगे देन दीज मेटल विल बिकम द पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स। उसके बाद नेक्स्ट 4 जो इसमें पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है पेस्टिसाइड्स का। पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट कोई भी ऐसी चीज़ जो कि क्रॉप्स को हार्म करें और जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग और एनिमल में डिजीज़ वगैरह हो, वो पेस्ट में आ जाते हैं। और पेस्टिसाइड, साइड का जो वर्ड है, जैसे आप यूज़ करते हैं सुसाइड इज़ सेल्फ किलिंग, तो पेस्टिसाइड आर द सब्सटेंसेस जो कि अनवांटेड ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं या इनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है पेस्टिसाइड की, दैट आर द सब्सटेंसेस दैट कैन डायरेक्टली किल एन अनवांटेड ऑर्गेनिज्म और अदरवाइज कंट्रोल बाय इंटरफेयरिंग विद इट्स रिप्रोडक्शन प्रोसेस। या तो उनको ख़त्म कर देंगे या उनको बढ़ने नहीं देंगे, उनको रिप्रोड्यूस होने नहीं देंगे। दोनों तरीके से क्या होता है कि पेस्टिसाइड्स जो है वो कंट्रोल करते हैं पेस्ट की प्रोडक्शन को,
current ability to produce large amount of food on relatively small amount of land has been made possible around the world by the use of pesticides. आपने देखा है आजकल बहुत ज़्यादा स्प्रे वगैरह यूज़ किया जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े लग जाते हैं। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, सुंडियाँ और कपास को लग जाती हैं, अमेरिकन सुंडी हो गई, गुलाबी सुंडी हो गई, ये टीनों वगैरह पे लग जाती हैं। तो वो क्या है, पेस्ट हैं जो कि हार्म प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप्स को भी और इवन कुछ एनिमल्स को भी करते हैं। तो 10,000 डिफरेंट टाइप ऑफ सिंथेटिक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स जो हैं वो बनाए गए हैं, जो डिफरेंट टाइप के पेस्ट को कंट्रोल करते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। अब उसमें जो ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं वो आगे डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं उनकी। नंबर 1 में आ जाता है इंसेक्टिसाइड्स जो कि इंसेक्ट्स को किल करता है। दूसरा आ जाता है हर्बिसाइड्स जो डिफरेंट टाइप के अनडिज़ायर प्लांट्स जिन्हें हर्ब्स कहते हैं उन्हें कंट्रोल करता है। और तीसरा आ जाता है फंगीसाइड्स जो कि प्लांट के ऊपर जो फंगस ग्रो करती है उसे कंट्रोल करता है। तो पेस्टिसाइड्स में ये 3 कैटेगरीज़ आती हैं, दैट इज़ इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स एंड द फंगीसाइड्स। ठीक है। अब पेस्टिसाइड से क्रॉप शील्ड तो बढ़ रही है, लेकिन अगर हम प्रॉपर्ली इसको चेक और कंट्रोल ना करें तो इसके साथ चूँकि इसमें केमिकल्स हैं तो सॉइल में केमिकल कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, प्लांट में, पानी में, और अल्टीमेटली जो एग्रीकल्चर लैंड का ड्रेनेज वाटर है उसमें पेस्टिसाइड्स होंगे और वो जाके आगे इफ़ेक्ट करेंगे वाटर की हेल्थ को। अगर हमने कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करना है उसे अगर हम प्रॉपर्ली कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये वेरियस रूट्स के थ्रू पहले जो है मतलब ड्रिंकिंग वाटर में भी आ सकती है। इट विल बिकम द पार्ट ऑफ द फूड चेन। फूड चेन में कैसे आएगी कि प्लांट का हिस्सा बनेगी, प्लांट को एनिमल खाएंगे, एनिमल से ह्यूमंस, तो इस तरह से इट विल बिकम द पार्ट ऑफ फूड चेन। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें इफ़ेक्ट होता है। अब इसके डिफरेंट जो हैं वो इफ़ेक्ट्स हैं ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, या आपका जो यहाँ से जो आ जाएगा आगे ऑनवर्ड, दीज आर द इफ़ेक्ट्स, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, यहाँ से पेस्टिसाइड्स के इफ़ेक्ट आ जाते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिकल इन ड्रिंकिंग वाटर डू नॉट हैव एनी हेल्थ इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन और एनिमल हेल्थ। At best, some organic chemical may have no detrimental effect at low concentration, but many compounds, once though safe, especially the synthetic organic chemical, can have serious and substantial health risk even at very low concentration. अब लाजमी नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का हेल्थ पे इफ़ेक्ट हो, लो कंसंट्रेशन पे तो कोई ख़ास नहीं होता, लेकिन अगर वो थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना कि स्लो पॉइजन के तौर पे, कि थोड़ी कंसंट्रेशन होते होते जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और इवन कुछ केमिकल्स तो ऐसे हैं जो कि लो कंसंट्रेशन पे भी हार्मफुल होती हैं। और अगर हाई कंसंट्रेशन हो तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ऑडर नहीं होती, ना इसकी स्मेल होती है ना इसका टेस्ट होता है। और इस वजह से लाइट मॉलिक्यूलर वेट क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग वाटर में, बट दे आर कार्सिनोजेनिक एंड दे हैव नो सेफ लेवल्स, जिसकी वजह से they cannot be consumed through air, food or water without the risk of adverse health effect. So when synthetic organic chemicals they are ingested through food or drinking water, they can cause health problems at high concentration. They can cause, अब कौन सी इनकी हाई कंसनट्रेशन प्रॉब्लम आती है, नोज़िया, मतली होना, डिजीनेस, चक्कर आना, ट्रीमर्स, ब्लाइंडनेस, मतलब अंधापन हो जाता है। और अगर लो कंसनट्रेशन हो तो ये कंपाउंड्स टेस्टलेस, ऑर्डरलेस होते हैं, और कुछ केसेस में दे कैन डेवलप स्किन इरप्शन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पेयरमेंट। ये जो आजकल बहुत ज़्यादा बच्चों में नॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, नर्वस सिस्टम की इम्पेयरमेंट है, ये तमाम के तमाम जो हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्लो कंसनट्रेशन को कंज्यूम करने की वजह से है। At still low concentration when ingested over month or year, the compound can cause health problem और ये कार्सिनोजेनिक होते हैं। अब देखें, आपको पता है आजकल ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो पहले रिपोर्टेड नहीं थी, जो पहले सुनने में नहीं आती थी। और वो बीमारियां क्यों आ रही हैं? वो आ रही हैं इन कंपाउंड्स के स्लो कंज्यूम करने की वजह से, क्योंकि आजकल जितनी भी फूड प्रोडक्शन हो रही है, क्रॉप प्रोडक्शन हो रही है, उन तमाम में पेस्टिसाइड्स जो हैं वो स्प्रे किए जाते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ये था पेस्टिसाइड्स का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स। इफ्लुएंट
कोई भी वो चीज़ जो कि निकलती है, बाहर को निकलती है, उसे एफ्लुएंट कहते हैं। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट मतलब कोई भी जो इंडस्ट्रीज़ में से वेस्ट मटेरियल बाहर को निकल रहा है। अब फिनिश प्रोडक्ट किसी भी केमिकल रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, जैसे लेदर टैनिंग्स हैं, फर्टिलाइज़र्स हैं, ऑयल रिफाइनरिंग है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, इसके अलावा टेक्सटाइल्स हैं, पेपर बोर्ड, रबर प्रोडक्ट्स, एग्रोकेमिकल्स, लेदर गुड्स, ये तमाम की तमाम जो इंडस्ट्रीज़ हैं, दे आर ऑल्सो अकम्पनीड बाय सम बाय प्रोडक्ट्स और वेस्ट एफ्लुएंट। इसमें से कुछ जो है वो वेस्ट हीट की फॉर्म में होती है, कुछ सॉलिड फॉर्म में होती है, कुछ स्मोक फॉर्म में होती है और कुछ वेस्ट वाटर की फॉर्म में होती है। अब जो हीट होगी और जो स्मोक होगा वो एयर में रिलीज़ होगा, जो हमने एयर पोल्यूशन में डिस्कस किया था, और जो वेस्ट वाटर इफ्लुएंट्स हैं दे आर इन द कैटेगरी ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पोल्यूटेंट्स हैं इनमें ज़्यादातर हाई कंसंट्रेशन होती है टॉक्सिक मेटल्स की, लाइक लेड, कैडमियम, क्रोमियम, मरकरी, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। इसके अलावा ऑयल्स हैं, ग्रीसेस हैं और मिनरल एसिड हैं। ये तमाम की तमाम मेटल्स जो हैं दीज आर टॉक्सिक। ये मेटल्स जो हैं वो लो कंसंट्रेशन में भी जो है वो टॉक्सिक होती हैं और वो सरफेस एज वेल एज ग्राउंड वाटर के लिए सूटेबल नहीं होती। So the toxic organic compounds and heavy metals and metalloids results in the contamination of both surface and groundwater used for irrigation and potable water supply. This also cause irreversible degradation of the environment, causing serious health problem for public and marine life. तो ये आपके पास जो है वो इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट हैं। अब इन इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट का जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट होता है वो किस किस जगह पे होता है। दे कैन कॉज नीमिया, इनके ब्लड की कम हो जाता है बॉडी में, किडनी डिजीज़, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी बॉडी का तमाम टॉक्सिक मटेरियल है, बॉडी को वॉश करना है किडनीज़ ने, तो अगर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो किडनी प्रॉब्लम आएगा। नर्वस डिसऑर्डर, जैसे मैंने पहले बताया था कि आजकल बहुत सारी नॉर्मेलिटीज़ क्रिएट हो रही हैं बच्चों में गंदे पानी की वजह से। एंड देन हाई ब्लड प्रेशर, जैसे जैसे आयन की रेगुलेशन सही नहीं होगी तो जाहिर है ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा। तो ये आपके पास थी इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट्स। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल वेस्ट में वो लेदर टैनिंग्स आ जाती हैं, क्योंकि लेदर इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कि एनिमल्स की जो खालें होती हैं उनको आगे ट्रीट करवाया जाता है क्रोमियम 6 सॉल्ट्स के साथ, और वहाँ से वो आगे फर्दर रिएक्ट करता है। और क्रोमियम चूँकि हाईली टॉक्सिक है, ट्रेनिंग के लिए यूज़ ही क्रोमियम सॉल्ट्स होती हैं, एंड क्रोमियम इज़ हाईली टॉक्सिक, तो इस केस में जो है वो टॉक्सिसिटी बढ़ती है इसकी। सो मैनी लेदर टैनिंग यूनिट्स वेरिंग फ्रॉम द कॉटेज स्केल टू बिग इंडस्ट्रियल स्केल आर वर्किंग इन एंड अराउंड मैनी बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। दे यूज़ लार्ज क्वान्टिटी ऑफ क्रोमियम 6 सॉल्ट्स फॉर लेदर टैनिंग्स, जिसमें कि गुड क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्टेबल लेदर प्रोड्यूस्ड होता है। उनमें से कुछ के पास आगे ये मतलब कि फैसिलिटी है कि वो वेस्ट वाटर को ट्रीट कर सकें, जिसमें कि क्रोमियम को 6 से ट्राईवेलेंट स्टेट में रिएक्ट करवाया जाता है। मतलब कि क्रोमियम 6 है, क्रोमियम 6 इज़ टॉक्सिक, उसको कन्वर्ट करवाते हैं क्रोमियम 3 में। क्रोमियम 3 की फॉर्म में वो क्रोमियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है और रिमूव हो जाता है। अगर तो हम उसको प्रेसिपिटेट आउट करवाएंगे तब तो वो हार्मफुल नहीं होगा, लेकिन अगर हम उसको एज इट इज़ ओपन लैंड में या सीवेज सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, देन द क्रोमियम 6 इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ, ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं दे आर बिग सोर्स ऑफ क्रोमियम 6 एंड इट इज़ हाईली टॉक्सिक एंड नोन टू कॉज कैंसर। तो ये आपके पास डिफरेंट सोर्सेस थे जिसके थ्रू वाटर पोल्यूशन प्रोड्यूस्ड होती है। अब ये से सोर्सेज या कॉजेज़ ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब हम देखेंगे कि किस तरह से कौन से वो फैक्टर हैं जिससे हम वाटर की क्वालिटी को रेगुलेट कर सकते हैं, द फैक्टर विच इफ़ेक्ट द क्वालिटी ऑफ वाटर। अब इसमें 2-4 टर्म्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल द क्वालिटी, जिसमें हमारे पास आ जाती है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब इसमें DO डिज़ोल्व ऑक्सीजन के लिए, बॉड
इज़ फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये DO है डिज़ोल्व ऑक्सीजन, ये है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और ये है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सबसे पहले देखेंगे डिज़ोल्व ऑक्सीजन को। डिज़ोल्व ऑक्सीजन क्या है? पानी के अंदर कितनी मोलेकुलर ऑक्सीजन मौजूद है। अब जो पानी के अंदर ऑक्सीजन है वो ज़ाहिर है मोलेकुलर फॉर्म में है, एंड इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो कि ऑक्सीडाइज़ करता है। इसकी जो कंसंट्रेशन है वो तकरीबन लाई करती है 4 to 8 ppm। ppm इज़ पार्ट्स पर मिलियन। तो ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज होता है विद द हेल्प ऑफ दिस डिज़ोल्व ऑक्सीजन। सो ये पैरामीटर है क्वालिटी ऑफ वाटर चेक करने का। अगर पानी के अंदर 4 से 8 ppm ऑक्सीजन है तो इसका मतलब है कि वो उन ऑर्गेनिक मटेरियल को ऑक्सीडाइज करवा देगा। लेकिन अगर डिज़ोल्व ऑक्सीजन इट इज़ लेस दैन 4 तो तब इसका मतलब क्या होगा? दैट वाटर इज़ पोल्यूटेड। तो 4 to 8 के दरमियान अगर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है देन वाटर इज़ गुड, बट अगर ये कम है इससे देन इट इज़ पोल्यूटेड। उसके बाद जो सेकंड पैरामीटर है विच इज़ बीइंग यूज्ड टू मेजर द क्वालिटी, वो आ जाता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे बॉड कहा जाता है। इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन नेचुरल वाटर टू कंज्यूम ऑक्सीजन विद इन अ पीरियड ऑफ 5 days। अब देखें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पानी के अंदर, उसकी डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन प्रोसीड करने के लिए ऑक्सीजन डिमांड क्या है, ये होता है। ठीक है, तो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर की नेचुरल वाटर में कैपेसिटी कि वो 5 days में कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम करता है टू ब्रिंग अबाउट डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शन। सो the value of BOD is the amount of oxygen consumed as a result of biological oxidation of dissolved organic material in the sample। DO या dissolved oxygen क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करना है। ठीक है, लेकिन ये BOD क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो कितनी ऑक्सीजन यूज़ करते हैं इन द सैम्पल। The oxidation reaction is catalyzed by microorganisms which are already present in the natural water. It is measured experimentally by calculating the concentration of oxygen at the beginning and then at the end of 5 days। तो हम देखते हैं कि हमने एक सैंपल लिया और उसको बिल्कुल सील्ड करके डार्क में रख दिया। जब हम डार्क में रखेंगे टेम्परेचर मेंटेन होगा, तो इनिशियली एंड फाइनली 5 day पीरियड पे चेक करेंगे कि इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, उस पर कितना फ़र्क पड़ रहा है, तो उससे आपके पास BOD आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि पानी की केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी है। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में हम डिफरेंट केमिकल्स डालेंगे और उन केमिकल की ऑक्सीडेशन करवा के देखेंगे कि वो केमिकल किस तरह से ऑक्सीडाइज होते हैं विद द प्रेजेंस ऑफ oxygen present in water। So the organic content of water which consume oxygen during chemical oxidation is evaluated by its chemical oxygen demand। The oxygen demand of water can be determined directly by treating it with dichromate ion which is a powerful oxidizing agent। तो हम इसे क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे केमिकल के साथ जो क्या है, डाइक्रोमेट आयन है। So the organic matter in water is oxidized while the remaining dichromate is determined titrimetrically। So it direct measure of the chemical oxidizable matter in water। जितना ज़्यादा आपके पास COD आएगा, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड आएगी, उतना ही वो ज़्यादा पोल्यूशन कॉज करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म की कोई बात हो, देन यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।